नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम धन की वसूली के लिए दीवानी कानून, उपचार या सिविल रिकवरी की बात करेंगे। इसके लिए उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वाद या सूट दाखिल किया जाता है। पूरी प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संचालित होती है। सूट को उस स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहां प्रतिवादी रहता है, या वो जगह जहां वो व्यवसाय करता है या फिर व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है, या कार्रवाई का कारण पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के बाद आर्थिक क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाना आवश्यक होता है। इसके लिए सूट के मूल्य पर विचार किया जाता है। मूल्य के आधार पर फैसला लिया जाता है कि मुकदमा जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। कार्रवाई के कारण बनने की तारीख से 3 साल के भीतर मुकदमा दायर किया जा सकता है। एक वाद या आवेदन के माध्यम से एक सूट की स्थापना की जाती है। वाद मामले के तथ्यों का विवरण करता है और ब्याज के साथ दावा किया जाता है और सटीक राशि की जानकारी देता है। ये तो थी सिविल रिकवरी से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ नीतीश चौधरी जी। नीतीश जी आपको दीवानी तरीके से धन वसूली के तमाम नियम, कायदे, कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है इस वक्त। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा एक और नंबर 8377009636। जी हाँ, सवाल धन वसूली के लिए दीवानी प्रक्रिया को लेकर, जो भी इसको लेकर आपका सवाल है, आप कार्यक्रम में जोड़कर पूछ सकते हैं। अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सिलसिले में हमें तमाम जानकारी देंगे। तो धन वसूली के लिए जो सूट प्रक्रिया है उसकी कानूनी सहायता क्या है, उसके लिए कार्यक्रम है। हमारे साथ खास मेहमान अधिवक्ता नीतीश जी जुड़े हैं कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है आपका नीतीश चौधरी जी इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, धन वसूली के लिए सूट कहां पर दाखिल किया जा सकता है, प्रक्रिया क्या है इसकी? अगर सूट फाइल करना हो तो सूट फाइल किया जाएगा कि जहां या तो कॉज राशि या फिर कारण उत्पन्न हुआ था, या फिर जहां प्रतिवादी, जैसा आपने बताया था, ये डिपेंडेंट रहता है जी, या फिर कहाँ काम करता है। तो एसेंशियली कोर्ट इस चीज को देखता है कि जहाँ पैसे का लेन देन हुआ, जहाँ कारण उत्पन्न हुआ, उस कोर्ट को एविडेंस देखना होता है, उसको विटनेसेस देखने होते हैं, उस पर इंक्वायरी करनी होती है। तो उसकी सहमति की वजह से जहाँ ये कॉज राशि या फिर डिपेंडेंट जहाँ रहता है तो वहाँ सूट फाइल किया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आप रहती हैं गुजरात में और मैं रहता हूँ दिल्ली में, पैसे की लेन देन हुई कि आप गुजरात से आए, आपने दिल्ली में पैसे दिए, तो मैं गुजरात में भी फाइल कर सकता हूँ, दिल्ली में भी फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो रही कि कहां पर ये दाखिल किया जा सकता है। अब नीतीश जी, रिकवरी सूट की जो लिमिटेशन पीरियड है वो क्या होती है और कब तक इस पर जो सुनवाई है वो संभव है? तय अवधि के बाद अगर फिर से सुनवाई करनी हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या करें? तो जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि तो एक इशू काफी था लोगों को आकर रिकवरी में, वो होता है लिमिटेशन का। क्योंकि लोगों को ये जानकारी नहीं रहती कि कितने समय में वो कोर्ट आ सकते हैं या कितने समय में उन्हें कोर्ट आना चाहिए। कानून के हिसाब से जो मैक्सिमम लिमिट है वो अवधि है 3 साल की। ये 3 साल तब से स्टार्ट होते हैं जब पैसे आपको बकाया हो गए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम दोनों के बीच में लेन देन हुआ और पैसे बकाया हुए 1 जनवरी 2022 से, तो मैं 3 साल के अंदर 1 जनवरी 2025 से पहले तक सूट फाइल कर सकता हूँ। पर अगर मान लीजिए किसी वजह से मैं नहीं फाइल कर पाता हूँ, या फिर आप मुझे ऐसा आश्वासन देती हैं कि आप मुझे 2026 में दे देंगी, आप मुझे लिखित में देती हैं कि ये बकाया है और आप पक्का पैसे दे देंगी, या फिर आप ऐसा करती हैं कि पूरी राशि में से आप थोड़े पैसे दे देती हैं और कहती हैं कि बाकी पैसे सब धीरे धीरे करके दे दी। अगर ये सिचुएशन होती है और अगर 3 साल में केस नहीं फाइल होता, तब की डिले एप्लीकेशन के साथ आपको सूट फाइल किया जा सकता है कि आपको कॉज राशि इंक्रीज हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो आप उसे लिखित में या फिर किसी तरीके का आश्वासन दे दीजिए जिसको आप साबित कर पाएं
कि ये पैसे बकाया है और उनकी नीयत है कि वो देना चाहते हैं। इन सिचुएशंस में कोर्ट 3 साल के लिमिटेशन को एक्सटेंड कर देता है और 3 साल के बाद ही प्रूफ एंटरटेन करता है। चलिए ठीक है, ये तो रही कि कैसे जो है हम कर सकते हैं, इसको लेकर आगे का कदम उठा सकते हैं। अब ये भी नीतीश जी माना जाता है कि सिविल रिकवरी के मामले में अदालत में लंबे वक्त तक जो है वो चलते रहते हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर 37 के तहत जो प्रावधान है वो मामले को तेजी से निपटाने में मदद करती है। इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, कोर्ट कचहरी में अनफॉर्चुनेटली टाइम लगता ही है, पर उसकी एक एक्सेप्शन है ऑर्डर 37 का प्रोविजन। उसका प्योर पर्पज ये है कि सीधी तरीके से और बिना ज्यादा समय लगाए चीजें जैसे रिजॉल्व हो जाए, जिसमें क्लियर था रिकवरी। तो मान लीजिए कि जैसे हम दोनों के बीच में लेन देन है और आप मुझे चेक दे देती, चेक बाउंस हो जाते हैं। जहाँ मेरे पास चेक बाउंसिंग की एक अलग रेमेडी है, पर अगर मैं चेक से अगर राशि की रिकवरी करना चाहता हूँ तो मैं चेक की ओरिजिनल कॉपी ले जाके उसके ऊपर प्रूफ फाइल कर सकता हूँ और मैं कोर्ट को कह सकता हूँ ऑर्डर 47 के हिसाब से इस केस में एविडेंस की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा समय करने की जरूरत नहीं है। आप चेक देखो, तब देखो कि अगर ये ओरिजिनल है और ये इनका साइन है तो इसका मतलब है कि पैसे मुझे बताया थे। तो आज के एथिक्स पे कोर्ट को ये चीज करनी है कि मुझे डिग्री ये जजमेंट देनी है, ये पैसे मुझे बताया है और ये पैसे मुझे दिलवाए। इस प्रोविजन के हिसाब से कोशिश कोर्टों की ये रहती है कि साल भर के अंदर अंदर आपके हाथ में डिग्री हो और आपकी राशि आपके हाथ में आ जाए। अब अगर बात करें कि चेक के जरिए जो धन की रिकवरी के मामलों में नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट है या फिर एनआईए के तहत भी क्या कार्रवाई संभव है या नहीं हो पाती इसमें कार्रवाई? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो लोगों को इस चीज के लिए काफी कंफ्यूजन रहती है कि वो अगर एक बार कोर्ट चले गए चेक के बेसिस पे दूसरी बार दोबारा कैसे जा सकते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो दोनों में स्लाइड वेरिएशन है कि जो आप सिविल रिकवरी केस फाइल करती हैं वो सिर्फ प्योरली रिकवरी के लिए है और इसे कायदे में सिविल केस माना जाता है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके हिसाब से फॉर जुडिशियल फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है। उसका मतलब ये होता है कि अगर 130 की कंप्लेंट फाइल हुई, जिसको कहा भी कंप्लेंट किया जाता है और प्रूफ नहीं, तो वो क्रिमिनल कंप्लेंट होगी और वो मैजिस्ट्रेट के क्रिमिनल कोर्ट के सामने सुनी जाती है। उसका पर्पज ये नहीं होता कि आपको पैसे मिल जाए, उसका पर्पज फाइल से ये होता है कि सजा दी जाए जिससे भी चेक बाउंस हुआ। और उसमें ये रहता है कि जहाँ सिविल रिकवरी में आपको सिर्फ धनराशि उतनी मिलती है, अगर आप 130 के केस में सक्सेसफुल रहते हैं तो जिसने चेक दिया था जो बाउंस हो गया उसको ना सिर्फ सजा मिलती है पर उसके ऊपर उसे फाइन लगता है, तो धनराशि का डबल अमाउंट होता है और वो फाइन आपका वोट किया जाता है। ठीक है, और क्या बैंक वगैरह भी सिविल रिकवरी को धन वसूली या लोन वसूली का जरिया बन सकता है? क्या ये प्रोसेस है बैंकों के पास? जी उनके पास होता है, पर प्रॉब्लम ये रहती है कि बैंक एक इंडिविजुअल या फिर एक सिटीजन से डिफरेंट है। बैंक अगर इंस्टीट्यूशन की तरह वो सिविल कोर्ट आइडियली नहीं जा सकता क्योंकि वो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल आरटीसी एक्ट है उनसे जुड़ा रहते हैं। उसके हिसाब से अगर बैंक एनबीएफसी या ऐसे धनराशि वाले इंस्टीट्यूशन जो लेंडिंग करते हैं एज देयर मेन प्रोफेशन, वो सिविल कोर्ट नहीं जा सकते फर्स्ट इंस्टेंस पे, उन्हें जाना पड़ता है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से। उसमें वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं और अगर उन्हें सिक्योरिटी या हाइपोथेकेशन कर रखी है लोन देते हुए या धन देते हुए, तो उसका फायदा उठा सकते हैं, उसको इन्वोक करके प्रॉपर्टी से पोजेशन लेके उससे ऑक्शन करवा के उससे अपनी धनराशि रिकवर करते। इसके अलावा हाँ बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। जी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे पूछूंगी, बोलिए। जी, बैंकों के लिए चीज फायदे में इसलिए रहती है क्योंकि आज के लिए अगर आप लोन लेने जाएंगे तो बिना सिक्योरिटी के बिना हाइपोथेकेशन के बैंक आपको लोन देगा। तो इस चीज से ज्यादा कि बैंक आपके पीछे भागे या फिर इधर उधर उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, वो क्या करते हैं कि सीधे आरटीसी के प्रोविजन के अंदर प्रॉपर्टी की पोजेशन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसे ऑक्शन पे लगा देते हैं। ऑक्शन में जो वैल्यू मिलती है अगर उससे धनराशि रिकवर हो जाती है तो वो प्रोसीड करते हैं, अगर उसकी प्रोसीड नहीं उससे पूरी रिकवर नहीं होती तो जितनी रिकवर हो जाती है उसके बाद वो केस करते हैं। क्योंकि इसकी नियति ये रहती है कि बैंक एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक मनी के साथ डील करते हैं, तो पब्लिक मनी का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नीतीश जी इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं
कि जो सरफेसी एक्ट है वो क्या है और इसके तहत एक जो कर्जदार होता है उसके अधिकार, उसके राइट्स क्या हैं, मतलब वो अपने अधिकारों को कैसे यूज कर सकता है, क्या उसके अधिकार कानून के नजरिए में वो रख सकता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगा कि CRPC अगर आप देखेंगे तो कर्जदार के बेनिफिट के लिए नहीं बनी है, वो लेनदार के बेनिफिट के लिए बनी है। इससे ज्यादा फायदा प्रोविजन इस तरीके से बनाए गए हैं कि बैंक को ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े, कि उनके लिए परेशानी ना हो कि पब्लिक मनी जब उन्होंने रिकवर करना है। बट एट द सेम टाइम ये नहीं है कि कानून वन साइडेड है और जो कर्जदार है उसके पास कोई राइट कैसे वो नहीं है अधिकार। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि बैंक ने किसी तरीके से अनफेयर किया है, इंटरेस्ट ज्यादा लगा है, आपको गलत तरीके से MCA किया है, RBI के रेगुलेशन का वायलेशन किया है, और उसके बावजूद वो DRT जाते हैं ट्राइब्यूनल के पास और कहते हैं कि कर्जदार की गलती है, आप हमें टैक्स बिल चाहिए, तो कर्जदार के पास एक हफ्ते की रिपोर्ट है, ट्राइब्यूनल जाके उन्हें बताया कि सच ये है, हमारे साथ गलत हुआ है। और उस सिचुएशन में ना सिर्फ DRT ये चीज डिसाइड करेगा एविडेंस सुन के कि किसने गलती की है, बट एट द सेम टाइम रोकेगा बैंक को कि आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट से स्टेप ना ले पाए, कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता ये नहीं होना चाहिए कि वो आपके ऊपर किसी तरीके का भी प्रेशर डालता है। खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में, जिसमें आज हम अधिवक्ता से बात कर रहे हैं धन की वसूली को लिए क्या कुछ जो कानूनी प्रावधान है वो क्या कुछ कहलाते हैं। नीतीश चौधरी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों का कई बार सवाल भी रहता है कि धन की वसूली के लिए जो कानूनी नोटिस होता है वो आखिरकार क्या होता है, क्योंकि लोगों को इसको समझ पाने में भी दिक्कतें आती हैं। अगर कानूनी कोई नोटिस आता है तो वो असमर्थ होते हैं इसको समझने के लिए, तो ये आखिरकार है क्या कानूनी नोटिस? जी, ये एक्चुअली सवाल मैंने काफी बार सुना है, काफी बार क्लाइंट्स को लगता है कि ये सिर्फ वकीलों की बनाई हुई चीज है, पर अनफॉर्चुनेटली लीगल नोटिस आप इस तरीके से मान के चलिए कि पहली चिट्ठी होती है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप जब आप कानूनी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो एक लीगल नोटिस से आप पहली बार ऑफिशियली किसी पार्टी को बताते हैं कि आपने किसी भी चीज में डिफॉल्ट किया है, आप कर्जदार हैं, तो आपका ये पैसा बकाया हो गया है, पर जो तिथि थी उस तक आपने ये पे नहीं किया है, तो या तो आप पे कर दीजिए, वरना मेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा कि मैं कोर्ट जाऊं। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है कोर्ट जाना ही ना पड़े, और सिर्फ लीगल नोटिस के बाद अगर आप पार्टी को ढंग से बता देते हैं कि उसकी गलती है, तो एमिकेबली भी रिजॉल्व हो जाए, ना उन्हें कोर्ट घसीटा जाना जाए ना आपको कोर्ट जाना पड़े। ठीक है, और अगर धन की वसूली के लिए जो कानूनी नोटिस है उसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है? नोटिस जैसे आपने बताया कि बड़ी जरूरी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप लीगल नोटिस को देखेंगे तो फिर जिस हिसाब से कोर्ट्स ने उसके साथ डील कर रखा है, कोर्ट्स कहते हैं कि कोर्ट आने से पहले आप अपनी तरह से भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार कोर्ट को ये भी लगता है कि आपने सिर्फ दूसरी पार्टी को प्रेशराइज करने के सीधे सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया है। तो उन केसेस में कोर्ट ये डिमांड करता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो, पहले आपने लीगल नोटिस भेजा क्या, हो सकता है आपने लीगल नोटिस भेजा होता वही रिजॉल्व हो गया होता। एट द सेम टाइम कोर्ट ये भी चाहता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि डिसऑनेस्ट एटीएम्स होते हैं, कोर्ट आके कहानी बनाते हैं। अगर मान लीजिए चेक किसी विश्वास से दिए गए हैं, उनका मिसयूज होता है, किसी भी तरीके से कागज दिए गए हैं, उनका मिसयूज होता है, तो कोर्ट चाहता है कि आप कोर्ट आने से पहले मुझे कंटेम्परेरीज डॉक्यूमेंट बताइए कि एक्चुअली ये सिचुएशन थी, एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन थी। लीगल नोटिस जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप रहता है, और आपका फर्स्ट प्रूफ भी रहता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपने अपनी तरफ से वकील की तो कोशिश कर ली पर उससे कोई हल नहीं निकला, तो इसीलिए आपको कोर्ट आना पड़ा। और नीतीश जी, धन की वसूली के लिए जो कानूनी नोटिस है उसमें शामिल क्या होना चाहिए? मतलब नोटिस अगर कोई भेज रहा है, जैसे आपने कहा कि सबसे जरूरी पहले नोटिस ही होता है, तो उसमें क्या कुछ शामिल किया जाए और कैसे उसको भेजा जाए? जी, तो इस बारे में भी कोर्ट का और वकीलों का यही कहना है कि लीगल नोटिस ज्यादा लंबा चौड़ा या ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, और इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट भी नहीं है। बट जो जैसा आपने कहा कि क्या क्या जरूरी चीजों से शामिल होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि आपका पैसा बकाया है, आपका लेना बनता है, तो ट्रांजैक्शन क्या हुई थी, किस वजह से पैसा दिया गया था, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी पार्टी से बीच में, अगर लिखित में हुई थी तो कागज का अगर आप रेफरेंस देते हो तो बहुत है, अगर सिर्फ
बहुत बार चीजें लिखित में भी नहीं होती, तो अगर सिर्फ वर्बली हुई थी तो आप उस हिसाब से बताएं कि अंडरस्टैंडिंग क्या थी, कब तक वापस आना था, कितनी राशि थी, और अभी तक वापस नहीं आया है। इस स्टेज पे आप ये अज्यूम नहीं कर रहे कि उन्होंने जानबूझ के पैसा नहीं दिया। हो सकता है कि गलती से हो सकता है कि मजबूरी से हो, पर आप एक और उन्हें लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो रिजॉल्व कर दें, जो बकाया है वो पे कर दें। अगर वो ना करें तो आपके पास कोई और चारा नहीं बचता कोर्ट जाने के अलावा। ठीक है। और अगर नीतीश चौधरी जी, फ्रेंडली लोन की रिकवरी के लिए लीगल नोटिस क्या होता है, क्योंकि इसका क्या कुछ अलग प्रोसेस है इसके तहत? जैसे अभी आपने बताया कि नोटिस में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए, क्या फ्रेंडली लोन के लिए कुछ अलग से है? नहीं मैम, फ्रेंडली लोन कोर्ट लोन की तरीके से ही देखता है, क्योंकि कायदे से अगर आप बैंकिंग या एनबीएफसी इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ऐसे कानून भी हैं जो आपको इंटरेस्ट पे लोन देने से रोकते हैं। अगर आप एक यूजरी इंस्टीट्यूशन नहीं है तो कायदे से आप लोन दे भी नहीं सकते ब्याज के ऊपर। तो इस चीज की वजह से फ्रेंडली लोन और नॉर्मल लोन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखता। जो चीजें नॉर्मल लोन के लिए एप्लीकेबल होती हैं वो फ्रेंडली लोन के लिए एप्लीकेबल होती हैं। मेन चीजें लीगल नोटिस में यही होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या थी, किस वजह से पैसे दिए गए और किस वजह से पैसे आपको वापस आने हैं। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात नीतीश जी आपने कही है। और जब हम आपने कुछ समय पहले यही बताया कि कितना जरूरी हो जाता है सबूत देना, और कई बार लोगों के पास रिटर्न में नहीं होता है, सबूत नहीं होते हैं उनके पास, वर्बली आपस में बातचीत हो जाती है, तो पैसा देने का जो सबूत है अगर वो है आपके पास तो केस कितना मजबूत हो सकता है इसके अंदर? मैम, सच बात तो यही है कि कोर्ट आप जा सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, पर मेन चीज ये होती है कि आप क्या साबित कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने बताया फ्रेंडली लोन्स में जो काफी बार रिश्तेदारों में, काफी बार दोस्तों में, जान पहचान के लोगों में होते हैं, उसमें काफी बार लोग ये करते हैं कि लिखित में कुछ नहीं रखते, मुंह के भरोसे पे, वादों पे पैसे दे देते हैं। बिल्कुल। पर कल को अगर किसी की नीयत खराब होती है, मजबूरी की वजह से वो वापस नहीं कर पाते, आप कोर्ट जाके साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किसी से भी लेते हैं, कायदे से सबसे अच्छी सिचुएशन ये हो कि आप लिखित में रखें। जरूरी ये नहीं है कि आप उसका लंबा चौड़ा कागज एग्रीमेंट बनाएं, पर आप लिखित में ये रखें कि आप ये पैसे दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है और कब तक वापस आने की उम्मीद है। और अगर कल को ये पैसे नहीं आते तो फिर आपके पास कोर्ट जाने की अवधि है। बिल्कुल, कोर्ट उसके और बाद जो भी आप पैसे देते हैं उसकी रिसीट, जो पैसे आप देते हैं उसकी रिसीट रखें। और उसमें कोर्ट ये करता है, कोर्ट उच्च नजर से ये देखता है कि आप एक रेवेन्यू स्टैम्प के अक्रॉस सिग्नेचर करवा लें, तो कल को कोई ये भी नहीं कह सकता कि इन्होंने मुझसे ब्लैंक पेपर ले लिए थे, उनको मिसयूज कर लिया, या फिर ये तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल, ये तो रही कि क्या कुछ जो प्रोसेस है वो होता है। और कई बार नीतीश जी ये भी देखने को मिलता है कि रिकवरी के लिए लोगों के घर तक भेजा जाता है बैंकों की तरफ से, पैसा नहीं दिया तो पैसे वापसी के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है, मेंटली हैरेस भी होते हैं लोग, प्रेशराइज उनको किया जाता है। तो कानून के तहत ये कितना सही है? क्या ऐसा करना लीगल है? ऐसा किया जा सकता है अगर कोई आपका पैसा चुकाने में असमर्थ है तो इस तरीके से? बिल्कुल भी नहीं सही है। सॉरी जी बोलिए सर। प्लीज बोलिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल इलीगल है। अगर आप ध्यान से देखें तो आरबीआई जो सारी की सारी एक्टिविटीज बैंकिंग की गवर्न करता है, उन्होंने कड़ी निंदा कर रखी है, साफ साफ शब्दों में बोल रखा है कोई बैंक, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एनबीएफसी ऐसी हरकतें या फिर ऐसे टैक्टिक्स बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करेगा, और इसे बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे एक्सपीरियंस में काफी बार ऐसा भी होता है कि इंस्टीट्यूशंस जब सही तरीके से नहीं करना चाहते जी, वो लॉ के प्रोसेस का भी मिसयूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट के केस में ही बैंक ने ऐसा किया कि उनको फोन आने शुरू हुए 3 अलग अलग जगह से कि हमने केरला में आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है, हमने 138 का केस आपके चेक लगा दिए हैं अहमदाबाद में, आपको समझ आ गए हैं, इस डेट पर कोर्ट आ जाना वरना आपको अरेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल। और ये फाइनली लीगल, बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया है कि लीगल हेल्प लेनी पड़ती है ऐसे केसेस में, और फिर जो है जो आगे की कार्रवाई होती है वो की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम विषय पर आपने चर्चा की। लीगल हेल्पलाइन में आज का विषय ये था। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।